साथियों नेक्स्ट चैप्टर है हमारी पृथ्वी के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और बहुत धीरे धीरे आप इसको पढ़िए और समझिए जिससे कि एक बार में अच्छे से आ जाए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पृथ्वी के अंदर। तो पहली ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर की लिखी हुई, आप बुक साथ में रखिए। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। कैसा ग्रह है? गतिशील, डायनेमिक प्लेनेट है, हमेशा गति में रहता है, कभी नहीं रुकती पृथ्वी। हम पहले पढ़ चुके हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है जिससे दिन और रात होते हैं, साथ में सूर्य का परिक्रमण कर रही है और फिर सूर्य भी घूम रहा है गैलेक्सी में और गैलेक्सी भी घूम रही है इस यूनिवर्स में। सब कुछ घूम ही रहा है, तो गतिशील है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी गतिशील है। अब इस गतिशीलता के कारण इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। बाहर भी चेंज हो रहा है, अंदर भी चेंज हो रहा है। भाई हमारी आंखें क्या महसूस करती हैं? हमारे घर में डेली चीज़ें ऐसी ही हैं, दीवारें हैं, रहने की जगह है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर परिवर्तन हो रहा है। बस सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि पृथ्वी के अंदर और बाहर परिवर्तन हो रहा है। अब प्रश्न यही है कि पृथ्वी के बाहर तो हम देख रहे हैं किस तरह का वातावरण है, पर्यावरण है। अभी हमने देखा प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित और मानव खुद, 3 घटक। अब हम देखते हैं इसमें कि इसके अंदर क्या है। तो अंदर देखने के लिए पहले आप बॉक्स है उसे समझ लीजिए कि इंसान ने पृथ्वी को किस सीमा तक देखा है। तो उसके लिए एक बॉक्स में साफ साफ लिखा हुआ है, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जहां गांधी जी गए थे, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर और नीचे उसमें पाइप के माध्यम से तेल निकालने का प्रयास किया गया है। तो 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, समझने वाली बात है। संख्या पर ध्यान देना है, चाहे गणित में रुचि नहीं है फिर भी। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, यहाँ से यहाँ पहुंचना बिल्कुल असंभव है। अभी तक ये स्थिति है, तो बिल्कुल असंभव है। कितने किलोमीटर जाना होगा? आपको समुद्र की सतह पर 6 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अब यहाँ जो 6000 किलोमीटर लिखा हुआ है, समुद्र के पानी के नीचे जो सतह आती है उसकी बात हो रही है। तो वहाँ से 6000 किलोमीटर। लेकिन नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे तो रेडियस लिखा हुआ है, पृथ्वी का रेडियस साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ आपको ये संख्या याद रखनी है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। केंद्र से लेकर बाहर तक 6371 किलोमीटर। अब जो संख्या एनसीईआरटी में दे रखी है सेम ही हमें याद करनी है। नेट पर भी कई जगह 371, 6371, 6378 इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये 6371 संख्या याद करनी है। हालांकि 2 अलग अलग बॉक्सों में जो बातें कही गई हैं कि भाई समुद्र का पानी है, उसके नीचे जो ज़मीन आएगी फिर से, वहाँ से हमें 6000 किलोमीटर लगभग जाना होगा। लेकिन नहीं, अब यहाँ हमें साफ स्पष्ट रूप से बता रखा है 6371 का मतलब है 6371। अब बात करते हैं कि भाई पृथ्वी कैसी है अंदर से। तो यहाँ सीधा सिंपल सा उदाहरण दे रखा है समझने के लिए। जिस तरह से प्याज के छिलके उतारे जाते हैं, ऐसे ही पृथ्वी पर कई लेयर हैं, परतें हैं, और उन परतों को मुख्य रूप से 3 भागों में हम बांटते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, परपटी, क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत,
उसके नीचे है मेंटल, और मेंटल के नीचे है कोर। परपटी, मेंटल, क्रोड, हिंदी में क्रोड है वैसे कोर, तो ध्यान रखेंगे 3 परतें अहम हैं। बाकी और भी बाउंड्रीज लिखी हुई हैं, जैसे आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अब परपटी के बारे में पढ़ना है। परपटी क्या है? क्रस्ट, इंग्लिश में वर्ड है क्रस्ट। तो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत जिस पर हम रहते हैं, एक तरह से परपटी कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सन्निहिति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। इस बात को भी याद रखेंगे। अब यहाँ हिंदी का शब्द यूज किया गया है सन्निहिति। सन्निहिति यानी कि जो चट्टानों का ढेर है, मास है, उसके हम नीचे खुदाई करते हुए जाएंगे तो इसका जो पूरा एरिया है वो 35 किलोमीटर तक है। याद रखेंगे 35 किलोमीटर। और दूसरी तरफ जो समुद्र का पानी है और उसके नीचे ज़मीन है, जब हम वहाँ से टच कर कर नीचे की तरफ जाते हैं तो केवल 5 किलोमीटर, वर्ड लिखा हुआ है केवल, एग्जैक्ट वर्ड है, यहाँ ध्यान रखेंगे, केवल 5 किलोमीटर, यानी कि ओनली 5 किलोमीटर, ओनली 5 किलोमीटर। महाद्वीपीय सन्निहिति, महाद्वीपीय सन्निहिति, इस पर ध्यान दें। कॉन्टिनेंटल मासिस, कॉन्टिनेंटल मास या मासिस, अब इस वर्ड को यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ये जो यहाँ चट्टानें हैं उसकी बात हो रही है, और हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से अगर हम 35 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो ये हमारी परपटी का भाग है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो परपटी है, क्रस्ट है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है या परपटी है, ये बना किस चीज़ का है? तो यहाँ हम जानते हैं, अभी हमने बात करी है महाद्वीपीय सन्निहिति। सन्निहिति मीन्स मास, यानी कि जो चट्टानों का ढेर है उसकी बात हो रही है। जो जहाँ हमारे पैर हैं ज़मीन पे, वहाँ से नीचे 35 किलोमीटर तक है। वो किस चीज़ का बना है, उसमें किस चीज़ की अधिकता देखने को मिलती है? तो उसमें 2 मिनरल्स हैं, सिलिका प्लस एलुमिना, शॉर्ट फॉर्म में Cl, शॉर्ट फॉर्म में Cl या यहाँ सियाल, इसे आपको याद करना है Cl। और जो महासागर है, महासागरों में पानी के नीचे, जैसी धरती हम यहाँ देख रहे हैं, जो चट्टानें हैं, अगर हम पानी को हटा दें और उसके ऊपर खड़े हो जाएं चट्टानों पे, या जो वहाँ धरती है, ज़मीन है, तो वहाँ से 5 किलोमीटर, केवल 5 किलोमीटर तक है परपटी। और उन चट्टानों में क्या देखने को मिलता है? मिनरल्स, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, जिसे हम सीमे कहते हैं, ये आपको याद करना है। परपटी, परपटी की बात कर जा रही है इसमें, भूपरपटी की। पृथ्वी के अंदर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इसमें अभी हमने बात करी है परपटी की। अच्छे से एक बार आप इसे याद कर लें, मेमोराइज कर लें, समझने के साथ साथ। Cl और सीमा, 35 महाद्वीपीय सन्निहिति और महासागर के नीचे से 5 किलोमीटर, याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं मेंटल और क्रोड की। मेंटल के लिए सीधी सी बात लिखी है कि क्रस्ट के, परपटी के ठीक नीचे जो परत है वो मेंटल है, और वो 2900 किलोमीटर की त्रिज्या है उसकी, 2900 किलोमीटर। और फिर ठीक उसके नीचे क्रोड है, जिसकी त्रिज्या या रेडियस 3500 किलोमीटर है। और ये क्रोड जो है वो 2 मिनरल से बना हुआ है, निकल और फेरस। फेरस यानी आयरन,
और जिसे हम लोहा कहते हैं। और यह है यहाँ जो है बहुत गर्मी है, गर्म है और बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि केंद्रीय कोर का तापमान एवं इस यहाँ पर जो प्रेशर है, दाब है, वो काफ़ी उच्च है। जो इम्पोर्टेंट है, तापमान एवं दाब काफ़ी ऊंचा है। क्रोड का तापमान एवं दाब हीट एंड प्रेशर ये काफ़ी उच्च है। तो सिंपल सा है, याद रखेंगे। मेंटल, इससे ऊपर हमने परपटी के बारे में पढ़ा। परपटी 35 किलोमीटर, महाद्वीप पर जहां हम खड़े हैं और समुद्र के पानी के नीचे अगर खड़े हों या उसको हटा दें तो वहां से 5 किलोमीटर परपटी है। लेकिन उसके ठीक नीचे मेंटल है 2900 किलोमीटर और उसका आंतरिक भाग पृथ्वी का जो 3500 किलोमीटर की तिरछा तक फैला है और जो बना है 2 मिनरल से। नीफे शॉर्टकट है इसका, नीफे, निकल प्लस फेरस। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि यहाँ तापमान और प्रेशर यानी कि दाब दोनों ही काफ़ी ऊंचा है। सॉरी, हीट की जगह यहाँ टेम्परेचर लिखें। तापमान, टेम्परेचर, ताप, तो ये दोनों काफ़ी उच्च है। और ये एक और इम्पोर्टेंट बात नीले बॉक्स में लिखी हुई है, जहां हमने 6371 उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस पढ़ा था पृथ्वी का, उसके ऊपर का पृथ्वी के आयतन का केवल 1% 1% है परपटी और 84% है मेंटल, 84%। अब बचा 15% क्रोड। ये भी स्टेटमेंट में आ सकता है कि पृथ्वी के आयतन का 1% है क्रस्ट परपटी, 84% सबसे ज़्यादा है मेंटल और आंतरिक भाग बिल्कुल बीच का हिस्सा वो 15% है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ इस चैप्टर में फैक्ट भी हैं और समझना भी है और फैक्ट एग्जैक्ट हमें याद होने चाहिए। जैसे 2900 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर और परपटी 35 कॉन्टिनेंट पे, महाद्वीप पर और समुद्र के नीचे 5 किलोमीटर। ठीक ऐसे ही ये सियाल और सी में, वैसे ही नीफे, ये तीनों वर्ड भी याद होने चाहिए। और एक ही लाइन कि जो आंतरिक भाग है वहाँ तापमान और दाब यानी कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ऊंचा है। और साथ में आयतन में कि कितना हिस्सा है परपटी का हिस्सा है 1%, 84% मेंटल का और 15% है कोर का। ये बिल्कुल फैक्चुअल है, याद हो जाने चाहिए सारे बॉक्सेस और ये स्टेटमेंट्स। हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है शैल एवं खनिज, रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, पत्थर सभी ने देखे हैं। हम अपने घरों में रह रहे हैं तो ये भी एक पत्थर का ही रूप है। चल रहे हैं तो पत्थर पे ही चल रहे हैं और जब सोते हैं भले ही वो लकड़ी का बना हो तो वो टिका भी पत्थर पे ही है। चाहे कितने भी फ्लोर पे रहें, सब कुछ पत्थर का ही बना है। तो है क्या चीज़ यहाँ पर शैल। सबसे पहले देखते हैं, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। यानी कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है, ऊपरी भाग या ऊपरी परत विभिन्न प्रकार के शैलों से बना है। अब ये शैल क्या है, रॉक्स क्या है, बहुत सिंपल सी बात यहाँ लिखी हुई है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड, जो टुकड़ा है, हिस्सा है, मास है, नेचुरल, यानी नेचुरल से यहाँ मतलब होता है कि इंसानों का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, को हम शैल कहते हैं, रॉक कहते हैं।
दोनों स्टेटमेंट किताब के सबसे पहले पैराग्राफ में लिखी हुई है, जो हमारा ये चैप्टर है जिसे हम पढ़ रहे हैं सेल्स एवं खनिज। और ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से देखे जाते हैं, आग्नेय, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आग्नेय, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ये तीनों एक साइकिल सा चलता रहता है। इस पृथ्वी पर सारी चीज साइकिल सी चलती रहती है। हम घूम रहे हैं, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, पृथ्वी लगभग गोल, और ऐसे ही सारी चीज गोल गोल। पानी भी गोल, पानी भी वहीं का वहीं आ रहा है, जो केमिकल्स हैं वहीं के वहीं घूम फिर के आ रहे हैं। तो ऐसे ही इसका शैल चक्र है, रॉक साइकिल है, ये भी गोल गोल। इससे सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, यानी कि आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के अंदर जो मेंटल है वहाँ से परपटी के आंतरिक भागों में और परपटी के बाहर आने पर ठंडी होती हैं। बाहर तेजी से ठंडी होंगी और अंदर धीरे धीरे ठंडी होंगी। जब वो टूटती हैं, टूटकर एक जगह से दूसरी जगह लुढ़क उड़क कर पहुंचती हैं और हजारों साल का समय लग जाता है, फिर एक जगह जमा हो जाती हैं, इतनी मजबूत हो जाती हैं तो वो सेडिमेंट्री होती हैं। फिर उन्हीं के रूप में परिवर्तन होने लगता है प्राकृतिक परिघटनाओं के कारण, तो वो कायांतरित होती हैं। और फिर से कायांतरित चट्टानें, यानी कि बदली हुई चट्टानें आग्नेय चट्टानों में या मैग्मा में तब्दील हो जाती हैं। जो रॉक साइकिल है, ये यहाँ पर शैल चक्र यहाँ दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। मैग्मा से आग्नेय शैल ये टूट जाते हैं, टूट फूट होते हैं, फिर वापस आकर एक जगह जम जाते हैं। जमने पर ये अवसादी शैल, सेडिमेंट्री, और फिर उसके बाद इनमें फिर से ताप और दाब, हवा, वायु, वर्षा, इसके कारण रूप में परिवर्तन होता है, उसे हम मेटामॉर्फिक कायांतरित शैल कहते हैं। और फिर से वो नीचे ज़मीन के अंदर एक प्रोसेस चल रहा होता है कि वो जो चट्टानें हैं मैग्मा के नज़दीक होती हैं, उसमें गल कर टूट कर गिरती रहती हैं, तो वहाँ फिर से वो मैग्मा में तब्दील हो जाते हैं। तो ये है रॉक साइकिल, शैल चक्र। अब यहाँ हिंदी के नाम कंफ्यूज करते हैं, कायांतरित वर्ड की जगह रूपांतरित शब्द इस्तेमाल हो जाता है। कायांतरित की जगह रूपांतरित, रूप में परिवर्तन। और ऐसे ही ये अवसादी है, अवसादी भी हमें कंफ्यूज करता है, तो इससे अच्छा है आप ये इंग्लिश के वर्ड हैं, इन्हें जरूर याद रखें। आग्नेय, आग से निकला हुआ, ठंडा हो रहा है, तो आग्नेय इग्नियस। सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री टूट फूट हो गया। अवसाद वर्ड है, अवसाद वर्ड का मतलब है भाई, जैसे हम कभी कभी हमारा मनोबल इतना गिर जाता है कि हम कुछ सोचते हैं करते कुछ हैं, तो कहते हैं अवसाद में चला गया व्यक्ति। तो ऐसे ही यहाँ इसमें टूट फूट हो जाती है चट्टानों में, ताप, दाब या हवा, पानी, किसी भी वजह से, तो वो कुछ समय बाद परत दर परत एक के ऊपर एक जमा होती चली जाती है और फिर से पत्थर का रूप ले लेती है, उसको हम सेडिमेंट्री कहते हैं। और नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक, फिर उसमें भी परिवर्तन हो जाता है, रूप बदल जाता है, तो उसे हम मेटामॉर्फिक कहते हैं, रूप, स्वरूप। अब ये इसे आप अपने आप जो कायांतरित है लास्ट, इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि बचपन में बच्चा कैसा दिखता है, बड़े होकर कैसे दिखता है, बुजुर्ग होने पर कैसे दिखता है, फिर वापस इसी धरती में इन्हीं चट्टानों में ही हम मिल जाते हैं। यानी कि मिट्टी जो बनी है वो भी चट्टानों से ही बनी है, हर चीज़ इसी चीज़ से बनी है। तो यहाँ पर रॉक एंड मिनरल्स अब ये हैं 3 प्रकार के, इसे हम बांट देते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। अब इसमें खनिज वर्ड जुड़ा है, खनिज, मिनरल्स, तो मिनरल्स को इसके बाद समझते हैं, लेकिन जो शैल हैं इसमें ताप, प्रेशर और टेम्परेचर और दाब, प्रेशर पढ़ने से समय के साथ
जो इसकी संरचना है उसमें परिवर्तन आता है, संरचना और कलर में, रंग में, जिससे ये अलग तरह तरह के खनिज इसमें बनते हैं। इसे हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा जो टॉपिक है या पैराग्राफ कह लें, शैल एवं खनिज में, कि भाई शैल हमने देख लिया 3 प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी समझ लिए। अब बात आती है कि ये बन कैसे रहे हैं, निर्माण कैसे हो रहा है इनका। तो यहाँ एक ज्वालामुखी का चित्र है, और ज्वालामुखी में से हम जानते हैं कि भाई ज्वालामुखी भी सुप्त होते हैं, जो बंद होते हैं, कभी कभार निकलते हैं, बहुत लंबे समय से बंद हैं, या फिर जिनमें से जो इस अभी भी जारी हैं, कार्यरत हैं, जिनमें से मैग्मा ऊपर की तरफ आता है और वो निकल रहा होता है। तो द्रवित मैग्मा, ये लिक्विड मैग्मा जो मेंटल में से होता हुआ भूपरपट्टी पर आता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को हम आग्नेय शैल कहते हैं। और आग्नेय शैल क्या है? इग्नियस रॉक प्राथमिक शैल है, जिसे हम प्राथमिक शैल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा सा वर्ड है लेकिन है इंपॉर्टेंट, प्राथमिक शैल। तो यहां ध्यान देंगे हम, इग्नियस आग्नेय को ही, वैसे अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इजी से पकड़ में आना चाहिए, प्राथमिक। प्राथमिक इसलिए कि इसके बाद ही बाकी सेडिमेंट्री और कायांतरित शैलों का निर्माण होगा। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती हैं। अब एक है अंतर्भेदी और एक है बहिर्भेदी। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। जब ये मैग्मा ज्वालामुखी से निकल रहा है तो आप देख सकते हैं कि कुछ तो चट्टानों के अंदर ही जमा हो जाता है और कुछ धरातल पर आ जाता है। जब धरातल पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। और इस प्रकार के बने शैल को हम बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, दाने बहुत महीन होते हैं, छोटे 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 छोटे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन भी कि भाई जब एकदम से बाहर आएगा या ऊपर से आए, ऊपर तो इसमें कुछ धूल और गैसेस भी निकलती हैं, लेकिन यहाँ क्या है, वाष्पीकरण भी। और यहाँ जैसे बाहर आ रहा है तेजी से ठंडा होगा, ठंडा होने पर इसके जो रवे हैं, कण हैं, वो बहुत छोटे होंगे, बारीक होंगे और वो ठोस हो जाएगा, एकदम ठोस हो जाएगा, महीन दानों वाला होता है और इसे हम बेसाल्ट कहते हैं। यहाँ बेसाल्ट वर्ड लिखा तो है, लेकिन इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसका चित्र जरूर देखें। बेसाल्ट रॉक का चित्र हमें जरूर देखना चाहिए, जिससे वो हमें, देखिए यहां मैं आपके सामने ये बेसाल्ट का चित्र है जो आप देख रहे हैं, यहाँ बेसाल्ट का चित्र है। आप खुद भी सर्च करके देखें तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई बहिर्भेदी, तेजी से जो बाहर आकर तेजी से ठंडा होता है और बहुत ही महीन दानेदार रवें कहते हैं उसे बनता है, महीन दानों से, तो उसे हम बेसाल्ट कहते हैं। और बेसाल्ट का चित्र आप जरूर देखें, जिससे दिमाग में एक पिक्चर बने, क्योंकि जो भी हम पढ़ते हैं उसमें जो दिमाग में पिक्चर्स बनती हैं, सिंबल्स बनते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इजीली याद आते हैं। दक्कन पठार, अब बात आ रही है दक्कन पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। ये भारत का दक्कन पठार, ये जो त्रिभुजाकार पठार है, ये यहां नर्मदा और तापी नदी से नीचे ये जो पठार है, ये पठार इसी से बना है। पुरानी चट्टानें हैं, बेसाल्ट चट्टानों से। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छवि बननी चाहिए। दक्कन का पठार लिखा है तो आपको दक्कन भी याद आना चाहिए।
द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। मान लो यही ठंडा हो गया वो, या इसके अंदर ही यहाँ ठंडा हो गया, कहीं भी कई नलिकाएं बन जाती हैं, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं, वैसे ही ये अंदर ही रह गया मैग्मा और वहाँ ठंडा हो गया। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। अंतर्भेदी, अंदर ही वो ठंडा हो गया और मजबूत हो गया, ठोस हो गया, लेकिन उसके दाने जो होते हैं धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, अब वो अंदर है तो उसकी हीट जल्दी से निकल नहीं पा रही, तो वहाँ वो धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे ठंडा होने के कारण उसके दाने बड़े होंगे और वो ग्रेनाइट ऐसी ही एक शैल है जिसका उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टानें। ग्रेनाइट शैल आपने देखी है कि भाई ये खासकर पिसाई पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इसका भी आप चित्र देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रेनाइट चट्टान, ग्रेनाइट ऐसी ही शैल का एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दानों को चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। चक्की चला रहे हैं हम, चक्की में दाने पीस रहे हैं, तो ग्रेनाइट चट्टानों का ही बना है। तो ये हमने देखा बाह्यभेदी और अंतर्भेदी, बहिर्भेदी और अंतर्भेदी आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक्स। अच्छी तरह इनकी विशेषताएं समझ लें। जो बाहर आएगा वातावरण में आने पर तेजी से ठंडा होगा, दाने महीन होंगे, लेकिन जो अंदर ही ठंडा हो रहा है जमकर बाहर नहीं निकल पाया किसी कारणवश, ये यहाँ प्रेशर नहीं है तो यहीं रह गया और यहीं जमा हो गया, तो वो धीरे धीरे ठंडा होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा तो उसके दाने मोटे होंगे। या मान लो अंदर ही चट्टान में यहाँ जमा हो गया, और उदाहरण है महीन दानों वाला बेसाल्ट और मोटे दाने वाला ग्रेनाइट पत्थर। आप दोनों का ही चित्र एक बार सर्च करके जरूर देखें। देखिए, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए हमें क्या होता है कि बच्चों को हम वहाँ ले जा नहीं सकते, ज्वालामुखी दिखा नहीं सकते, समुद्र दिखा नहीं सकते, कई बार जो समुद्र से दूर रहते हैं, और चट्टानों को तो क्या है कि आसपास कुछ उदाहरण ला के दिखा सकते हैं और मृदा सभी बच्चे देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो देख नहीं सकते, तो हम उसमें पिक्चर्स का यूज़ करते हैं। और ख़ासकर जो फॉरेन कंट्रीज़ में बुक्स होती हैं उनमें पिक्चर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो जब बच्चों का प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर या मिडिल लेवल पर जब विकास हो रहा होता है तो उनकी किताब में रंग बिरंगी पिक्चर्स बहुत होती हैं, अहम रोल होता है। लेकिन यहाँ अभी संसाधनों का अभाव है, लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय पुस्तकों में भी पिक्चरों की अब भरमार बढ़ती जा रही है समय के साथ साथ, और उससे क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो तेज़ी से होता है और मजबूत होता है। तो ये हमने पढ़ा अभी अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। नेक्स्ट है हमारा अवसादी शैल, इसे भी समझें। अभी हमने इग्नियस चट्टानों के बारे में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जरा इसको भी देख लें। अवसादी शैल, जिसे हम इंग्लिश में सेडिमेंट्री कहते हैं, तो ये सेडिमेंट्री रॉक भी आपको याद होना चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक ये याद होना चाहिए। ये एक चित्र है सामने, ये आप देख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक है, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं टूटे फूटे से जमा हो के बने हैं। अब होता क्या है कि भाई किताब में साफ साफ लिखा भी है, इसे ही ज़्यादा अच्छा रहेगा एनसीईआरटी किताब। शैल यानी कि चट्टानें लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। धड़ 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 आपस में टूट रहे हैं, लुढ़क रहे हैं, चकनाचूर हो रहे हैं। अब ये क्या होते हैं कि ये छोटे छोटे कण
जो टूट फूट है इसे हम अवसाद कहते हैं। सेडिमेंट्स, क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स। भाई चट्टान है, सूरज की किरणें, पानी, गर्मी, सर्दी, बरसात चटक गई या कई और कारणों से ये लुढ़क कर नीचे आ गए छोटे छोटे भागों में, ये कहलाएंगे सेडिमेंट्स, यानी कि अवसाद। क्या कहलाएंगे? अवसाद। हिंदी का वर्ड कंफ्यूज कर देता है। फिर ये एक जगह जाकर जमा होते जाएंगे, लेयर के ऊपर लेयर बनती जाएगी, लेयर के ऊपर लेयर बनती जाएगी, लेयर के ऊपर लेयर बनती जाएगी, और बनते बनते ये मजबूत चट्टान में, क्योंकि इन पे भी प्राकृतिक चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा, टेम्परेचर, ताप और दाब, सूरज की किरणें, पानी इनके ऊपर पड़ता है, तो एक जगह ये जमा होते जाते हैं, डिपॉजिट होते जाते हैं। अब डिपॉजिट होने के साथ साथ इसमें पौधे, जानवर एवं छोटे छोटे जीवाणु जो मर जाते हैं, वहीं गिर गए, वो भी मिलते जाते हैं, और इसीलिए इनमें जीवाश्म देखने को मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में फॉसिल कहते हैं। तो ये वो चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्म भी हो सकते हैं, जीवाश्म भी हो सकते हैं, और इनका चित्र देखना बहुत ज़रूरी है, आप सर्च करके वो देख सकते हैं। तो ये हैं अवसादी शैल। जो चट्टानें हैं, प्राथमिक चट्टानें, अगर मैं कहूँ प्राथमिक चट्टानें कौन सी हैं, तो आग्नेय, इग्नियस। अब वो लुढ़क रही है, लुढ़क पुढ़क के टूट रही है, आपस में टकरा के टूट रहे हैं, गर्मी, बरसात या कोई पौधा उसमें जड़ें बना लेता है तो उसमें चटक जाती हैं, फिर वहाँ से चट्टान अलग हो जाती है। फिर हवा जो है, हवा और पानी उन्हें उड़ा कर ले जाता है दूर, हवा उड़ा के ले जा रही है, पानी बहा के ले जा रहा है, फिर वो परत दर परत जमा होते जा रहे हैं, वो इस चट्टान का रूप ले लेते हैं। तो कौन सी चट्टानें ऐसी बनेंगी? बलुआ पत्थर रेत के दानों से बने होते हैं, बलुआ पत्थर रेत के दानों से बने होते हैं। नेक्स्ट है आग्नेय एवं अवसादी शैल उच्च ताप, हाई टेम्परेचर एवं प्रेशर के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, यानी कि इसमें मेटामॉर्फिक, इससे बने ये अवसादें या ये दोनों ही चेंज होकर ऐसी हो जाती हैं। अब वो चेंज होकर हो जाती हैं तो भाई चिकनी मिट्टी, उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में, ये लिख लें या याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसी का रूप बदल जाता है, और उसके पीछे कारण है टेम्परेचर और दाब, प्रेशर। तो ये है कायांतरित चट्टानें। ये दो पॉइंट्स भी याद होने चाहिए, चिकनी मिट्टी स्लेट्स में और चूना पत्थर संगमरमर में। और हम सभी ने देखा है, तो ये किस में आएंगी? कायांतरित, कायाकल्प हो गया, रूप में परिवर्तन हो गया, किनके? इनके रूप में परिवर्तन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। अब बात आती है कि भाई शैल जो हैं हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, चट्टानें। हम कहीं भी जाते हैं, मैंने कहा हर जगह, हमारा घर, रास्ता या कोई बिल्डिंग, कार्यालय, जहाँ भी कार्य करते हैं, हर जगह शैल देखने को मिलती है। यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ों में कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने में किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में भी करते हैं, छोटे बच्चे करते हैं, हम भी कर चुके हैं, सभी करते हैं। आगे है दो चित्र और हैं, एक लाल किले का, एक ताजमहल का है। लाल किला बना है बलुआ पत्थर से और ताजमहल बना है संगमरमर से। अगर हम कहें तो ये अवसादी शैलों से, और ये कहें कायांतरित, रूपांतरित, जिसे इंग्लिश में मेटामॉर्फिक कहते हैं, उन चट्टानों से बना है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है शैल चक्र। शैल चक्र में
मैग्मा ज्वालामुखी से निकलता है और ठंडा होकर आग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। ये प्राथमिक शैल है। अब ये पत्थर टूट जाता है आगे छोटे छोटे टुकड़ों में। इसे हम टूटने को बोलेंगे अवसाद, सेडिमेंट। फिर आकर ये जमा हो जाता है परत दर परत और ताप और दाब से ठोस रूप ले लेता है। तो इसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री, अवसादी शैल। अब इसमें ताप और दाब के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण इसके रूप में परिवर्तन हो जाता है। इसे हम कायाकल्प हो जाता है, रूप बदल जाता है। और फिर ये जो प्लेट है परपटी की, मैग्मा में प्लेटें चल रही होती हैं इधर से उधर, वो नीचे की परत मैग्मा में मिल जाती है, वापस से मैग्मा बन जाती है। तो इसे हम रॉक साइकिल या शैल चक्र कहते हैं। शैल, अब बात आती है लास्ट में खनिज। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती है, मिनरल्स, यानी कि जो चट्टान है वो विभिन्न मिनरल से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, नेचुरल वे में मिलते हैं, जिनका निश्चित फिक्स्ड फिजिकल यानी कि भौतिक गुणधर्म होता है एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण। अब यहां जो निश्चित वर्ड है फिक्स्ड केमिकल मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर के लिए भी, भोजन के लिए भी, पानी में भी खनिज है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो ये मिनरल्स हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोशिश करें कि आप अच्छे से पढ़ें, धीरे धीरे एक एक लाइन पर ध्यान दें, क्योंकि एनसीईआरटी में कीवर्ड्स होते हैं। जैसे बेसाल्ट लिखा है तो बेसाल्ट का आप चित्र देखें, खुद से ढूंढ के देखें, ज़्यादा बेहतर है, उसकी छवि दिमाग में बनेगी। किससे बना है? आग्नेय चट्टानों से बना है। सेडिमेंट्री, बलुआ पत्थर का भी चित्र देखें, दिमाग में उसकी भी पिक्चर बनेगी। फिर संगमरमर तो आप घरों में देखते ही हैं। तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।